प्लम्बर, एक सच्ची दास्तान। किस्त नंबर 1। बहुत पुरानी बात है। गुजरांवाला के एक कच्चे इलाके की बात है जो कि खोतापली के नाम से मशहूर है। वहाँ रफीक उर्फ पेके पहलवान नामी एक शख्स रहा करता था जो कि खाने पकाने की वजह से बहुत मशहूर था और अपने घर से दूर एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। उसके घर में टोटल 5 अफराद थे। रफीक, उसकी बीवी मुमताज बीबी और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें खालिद जो कि 26 साल का था, तारिक 22 साल और एक 20 साला बेटी सोनिया थी। खालिद जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इसी वजह से वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता था, जबकि तारिक कम पढ़ने की वजह से किसी कारखाने में जूतियां बनाने का काम करता था। ऐसे ही सोनिया भी मिडिल पास थी और वो घर में ही मुमताज के साथ किसी फैक्ट्री से सामान लाकर उसकी पैकिंग किया करती थी। इस तरह पूरे घर वाले ही बड़ी मेहनत से घर का सिस्टम चला रहे थे। लेकिन घर की हालत थोड़ी अजीब थी, क्योंकि यूं तो रफीक का घर काफी वसीतर था, लेकिन कच्चा पक्का था। इस घर में तकरीबन सबके अलग अलग कमरे थे और एक मैदान की तरह बहुत बड़ा कच्चा सहन था, जिसमें 5-6 पुराने दरख्त और एक हाथ से बनी वाला नलके लगा हुआ था, जो कि बाहर गेट से कुछ ही दूरी पर था। वहीं पर 2 बाथरूम भी बने हुए थे, इसलिए रफीक और उसके घर वालों को बाथरूम जाने और पानी लाने के लिए बाहरी गेट के पास जाना पड़ता था। तो एक रात रफीक अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तो खालिद ने रफीक से कहा, अबू, मेरे ख्याल से अब हमें घर की तामीर पर तवज्जो देनी चाहिए। देखो ना, इतना बड़ा घर है लेकिन अजीब तरीके से बना हुआ है। हमारे कमरे तो यहाँ हैं, लेकिन बाथरूम वो 100 गज की दूरी पर बने हुए हैं और उनमें भी किसी वक्त पानी नहीं होता, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है। और अगर बाहरी गेट पर घंटी ना लगी हो तो किसी को पता ही नहीं चलता बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। ये सुनकर मुमताज ने भी रफीक की तरफ देखते हुए कहा, जी खालिद के अबू, अब तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है। वहां से पानी की बाल्टियां उठाकर यहाँ लाने में बहुत थकान हो जाती है। उम्र ढलने के साथ मेरी हिम्मत और ताकत भी जवाब दे रही है। यह सुनकर रफीक ने कहा, देखो, तुम लोग जो भी कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी ये सब काम नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत पैसे चाहिए। सबसे पहले हमें उन कमरों के पक्के लेंटर डलवाने होंगे, क्योंकि अक्सर बारिश में छतों से पानी गिरता है। बाकी पानी का मसला तो हल हो जाएगा। मैं कल ही किसी प्लम्बर से बात करता हूँ, वो हमें पानी की मोटर और टैंकी लगा देगा और किचन के पास पानी का एक और कनेक्शन लगा देगा, ताकि तुम लोगों को पानी के लिए गेट के पास न जाना पड़े। इसके साथ साथ एक पानी की टैंकी बाथरूम्स के ऊपर भी लगा देगा, ताकि बाथरूम्स में भी पानी का मसला ना हो, लेकिन इस काम में भी काफी पैसे लग जाएंगे। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी अबू, ये ठीक है, कम अज कम एक मसला तो हल हो जाएगा ना। इस दौरान तारिक, जो काफी देर से सबकी बातें सुन रहा था, उसने कहा, अबू, क्या हम ये सहन वाली जगह किसी को बेच नहीं सकते? मेरा मतलब है, जो कोई इसे खरीदेगा वो खुद ही यहाँ कोई 4 दीवारी करवा कर उसे फिक्रिया का खाना बना लेगा। वैसे मेरे पास भी कारखाने के लिए कोई ऐसी ही जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। इस तरह हमें जो पैसे मिलेंगे, हम इससे अच्छा सा 2 मंजिला घर बना लेंगे, फिर भी बहुत जगह बच जाएगी। ये सुनते ही रफीक ने चौंक कर तारिक की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मशवरा तो अच्छा है बरखुरदार, लेकिन यह जगह मेरे बाप दादा की निशानी है, इसलिए मेरा इस जगह को बेचने का दिल नहीं करता, वरना ये काम मैं तब ही कर देता जब तुम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और मुझे रेस्टोरेंट बनाने के लिए पैसों की अशद जरूरत थी। इस वक्त तुम्हारी उम्मी ने अपना जेवर बेच दिया, लेकिन मुझे इस जगह को बेचने से बचा लिया। लेकिन देखो, आज तो मुझे फिर से इस जगह को बेचने का मशवरा दे रहे हो। यह सुनकर तारिक ने कहा, मुझे माफ कर दे अबू, मेरा वो मतलब नहीं था। इतने में सोनिया ने कहा, अबू, लेकिन देखा जाए तो तारिक भाई ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी हम लोग तो उन कमरों के आसपास ही रहते हैं, ऐसे में अगर वो फालतू जगह बेच भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भाई कौन सा आपको पूरा घर बेचने को कह रहा है? यह सुनकर रफीक सोनिया की तरफ हैरत अंगेज नजरों से देखते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब इस घर की जगह को बेचने के हक में 2 वोटर हैं। ये कहने के बाद रफीक ने खालिद की तरफ देखते हुए कहा, और तुम क्या कहते हो खालिद? ये सुनकर खालिद ने नजरें झुकाते हुए कहा, अबू, ये तो मैंने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन आपको बुरा ना लगे इस वजह से आपको नहीं कहता था। ये सुनते ही रफीक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हम मम्म, तो इसका मतलब तुम सब की राय एक ही है।
इतने में मुमताज ने रफीक की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, इन सब की राय एक हो सकती है, लेकिन मेरी राय हमेशा आपके साथ है। ये बच्चे हैं, नादान हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं कि बाप दादा की निशानी की क्या हैसियत होती है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये कहते हुए मुमताज ने सारे बच्चों की तरफ अफसुर्दा सा मुंह बनाकर देखा। फिर रफीक की तरफ देखते हुए कहा, आप उनकी बातों को दरगुजर कर दें और जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसा ही करें। मुमताज की बात सुनकर रफीक ने बना बोले हाँ में सर हिलाया और कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। फिर मुमताज रफीक के पास गई तो रफीक किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था। ये देखकर मुमताज ने कहा, क्या हुआ, आप अब भी बच्चों की बातों के बारे में सोच रहे हैं? इस दौरान रफीक ने ना तो मुमताज की तरफ देखा और ना ही इसकी बात का कोई जवाब दिया। ऐसा लगता था कि जैसे रफीक को मुमताज की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ था। ये देखकर मुमताज ने आगे बढ़कर रफीक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, खालिद के अबू। ये सुनते ही रफीक एकदम चौंकते हुए मुमताज की तरफ देखकर बोला है, हाँ हाँ कुक, क्या हुआ, क्या हुआ? इस दौरान रफीक अचानक पसीने से भीग रहा था। ये देखकर मुमताज ने कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सोच रहे थे आप? यह सुनकर रफीक ने हैरत से अपने आसपास देखकर मुमताज की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुमताज ने हैरत से रफीक की तरफ देखते हुए कहा, अजीब लग रहा है पर क्या? रफीक ने कहा, दरअसल मैं इस जगह को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि बच्चे सही कह रहे हैं, हमें इस घर के आधे हिस्से को बेच देना चाहिए। ये सुनते ही मुमताज ने कहा, किया आप घर की आधी जगह को बेचने का सोच रहे हैं? रफीक ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जो भी इस जगह को खरीदेगा वो सबसे पहले वहां लगे इन दरख्तों को काट देगा, और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर मुमताज ने हैरत अंगेज नजरों से रफीक की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा नहीं होगा? लेकिन क्यों? आखिर मसला क्या है? ये बात आपने पहले भी बहुत बार की है, लेकिन अब ठीक से बताते नहीं हैं, हर बार बात को गोल कर देते हैं, लेकिन आज आपको बताना ही होगा। आखिर क्यों आपको लगता है कि इन दरख्तों में कोई राज छुपा है? रफीक ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे वालिद मरहूम ने मरने से पहले कहा था कि इन दरख्तों से दूर ही रहना, और कुछ भी हो जाए उन्हें कभी काटने की कोशिश मत करना। बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। यह सुनकर मुमताज बीबी ने कहा, लेकिन हम तो रोजाना उनके आसपास से ही गुजरते रहते हैं, हमें तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। रफीक ने कहा, वो तो मैं भी उनके पास से ही गुजरता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके पास से गुजरते हुए अजीब सी वहशत होती है, खासकर इस कोने वाले बेरी के दरख्त से, क्योंकि एक रात जब मैं बाथरूम के लिए जा रहा था तो अचानक मुझे कोई बहुत ही डरूनी सी चीज इस बेरी के दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठी हुई नजर आई, जो कि काफी बड़ी और अजीब किस्म की थी। हालांकि इसने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इसे देखकर मैं बहुत डर गया और मैं भागकर अपने कमरे में चला गया था। ये सुनते ही मुमताज ने हैरत से रफीक की तरफ देखते हुए कहा, ये कब की बात है? रफीक ने कहा, तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है, लेकिन ऐसी ही अजीब चीजें मैंने बहुत पहले और बहुत बार उन दरख्तों के आसपास देखी है। मुमताज ने कहा, तो फिर अपने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? रफीक ने कहा, मैं क्या बताता, मुझे लगा था कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ऐसे ही तुम लोगों को बताकर परेशान क्यों करूं, बस इसीलिए मैं बात को गोल कर देता था। यह सुनकर मुमताज ने कहा, इसका मतलब कि हमें भी इन दरख्तों के पास जाने से एहतियात बरतनी चाहिए। रफीक ने कहा, हाँ, लेकिन फिलहाल ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान एक राज ही रहेगी, वरना बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। मुमताज ने कहा, तो फिर अब आप क्या करेंगे? रफीक ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में किसी आमिल या पीर बाबा से बात करनी होगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें इस घर को संवारना ही है, इसलिए अब कुछ तो करना होगा। लेकिन पहले प्लम्बर को लाकर पानी वाला मसला हल करना होगा, फिर किसी आमिल से बात कर लूंगा। ये कहकर रफीक अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मुमताज भी घर के बाकी काम निपटाकर सो गई।
रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था कि अचानक रफीक की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर गया और सहम में चलता हुआ बाहरी गेट की तरफ जाने लगा। अभी रफीक बाथरूम से कुछ ही दूर था कि अचानक रफीक को बाहरी गेट के ऊपर कोई औरत नजर आई जो कि गेट पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। इस दौरान उसकी कमर रफीक की तरफ थी जो कि इसके बड़े बड़े बालों से ढकी हुई थी। इसे देखते ही रफीक के रूंगटे खड़े हो गए। रफीक ने कांपती हुई आवाज से कहा, कुक, कौन कौन है वहां? ये सुनते ही अचानक इस औरत का चेहरा घूमकर रफीक की तरफ हो गया जबकि इसके धड़ का रुख अभी भी बाहर की तरफ ही था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका चेहरा इसकी कमर पर लगा हुआ है। ये देखते ही रफीक और ज्यादा डर गया और इसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से वहां से पीछे हटने लगा। लेकिन इस दौरान वो औरत वहीं बैठी रफीक की तरफ देख रही थी। जब रफीक इससे 40-50 कदम दूर हिट गया तो अचानक वो औरत किसी जानवर की तरह तेजी से बाहरी दीवार पर भागती हुई दरख्तों के पास गई और फिर झट से किसी बंदर की तरह छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ी और कहीं गायब हो गई। ये देखकर रफीक बुरी तरह से डरता हुआ वहां से अपने कमरे की तरफ भागने लगा कि अचानक भागते हुए रफीक की टक्कर खालिद से हो गई जो कि बाथरूम की तरफ आ रहा था। खालिद से टकराते ही रफीक जमीन पर गिर गया। ये देखते ही खालिद ने जल्दी से आगे बढ़कर रफीक को उठाते हुए कहा, अबू, क्या हुआ? अबू, रफीक ने खालिद की तरफ देखते हुए कहा, वो वहां वो। ये कहते हुए रफीक बुरी तरह कांप रहा था और उसने अपने कांपते हुए हाथ से बाहरी गेट की तरफ इशारा किया तो खालिद ने हैरानी से गेट की तरफ देखते हुए कहा, जी जी अबू, क्या है वहां? रफीक ने कहा, नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जाना, चलो अंदर चलो। ये कहते हुए रफीक ने खालिद का हाथ पकड़ा तो खालिद ने हैरानी से कहा, अरे अबू रुकी तो क्या हो गया है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? क्या था वह? बताई तो। ये कहते हुए खालिद ने अपना हाथ रफीक के हाथ से छुड़ाया और रफीक की तरफ गौर से देखने लगा तो रफीक ने डरे हुए अंदाज में कहा, बेटा वहां गेट के पास कोई खौफनाक सी औरत है। ये सुनकर खालिद ने कहा, क्या डरोनी सी औरत? रफीक ने बना बोले हाँ में सर हिलाया तो खालिद ने कहा, आप यहीं रुकी, मैं अभी देखकर आता हूं। ये सुनते ही रफीक ने कहा, नहीं बेटा वहां मत जाओ, वो बहुत खतरनाक और भयानक है, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। खालिद ने कहा, अबू मुझे कुछ नहीं होगा, आप रुकी, मैं अभी देखता हूँ। ये कहते हुए खालिद जल्दी से गेट की तरफ गया और वहां जाकर इधर अलिफादेर देखने लगा लेकिन खालिद को वहां कोई नजर नहीं आया तो खालिद ने वहीं खड़े रहकर रफीक से कहा, अबू यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर रफीक आहिस्ता आहिस्ता से दरख्तों की तरफ देखता हुआ खालिद के पास पहुंचा और इधर अलिफादेर देखने के बाद एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा वो इस दरख्त की तरफ भागी थी, फिर किसी जानवर की तरह इस दरख्त पर छिड़ गई थी। ये सुनकर खालिद इस दरख्त के पास गया और दरख्त की शाखों को गौर से देखने लगा। फिर रफीक की तरफ देखते हुए बोला, अबू दरख्त पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि आपको शायद कोई वहम हो गया होगा। रफीक ने कहा, नहीं बेटा मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने उसे इस दरख्त पर छिड़ते हुए देखा था और ये आज की बात नहीं बल्कि ऐसा मेरे साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन इस बारे में कभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बहुत डर गया था इसलिए तुम्हें बता दिया। मैं सच कह रहा हूँ, ये वहम नहीं हकीकत है और मैंने ये सब अपनी आंखों देखा है। यह सुनकर खालिद ने एक बार फिर से दरख्त की शाखों पर देखा और बोला, अबू फिलहाल तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे भी सहन बड़ा है और लाइटें कम हैं, ऐसे में दरख्तों पर क्या दिखाई देगा? यह सुनकर रफीक ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, छोड़ो इसे और चलू जल्दी से कमरे में चलू। ये कहते हुए रफीक ने खालिद का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही खालिद ने कहा, वैसे अबू क्या वाकई में आपको ऐसी चीजें हमारे घर में नजर आती हैं? रफीक ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम इस बारे में किसी से कोई बात मत करना वरना ऐसे ही सब डर जाएंगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। खालिद ने कहा, जी ठीक है अबू।
फिर खालिद अपने कमरे में चला गया और रफीक रात देर तक जागकर इस औरत के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक सो गया। अगले दिन रफीक हसब मामूल अपने रेस्टोरेंट गया और अपने काम में मसरूफ हो गया। इतने में बब्बी नामी एक ट्रक ड्राइवर रफीक के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आया, जो कि रफीक का दोस्त था और अक्सर रफीक के रेस्टोरेंट में आया जाया करता था। तो रफीक ने इससे गुपशप लगाने के दौरान उसे गुज़िश्ता रात अपने साथ हुए वाक़ये के बारे में बताया, तो वो सब सुनकर बब्बी हैरान और परेशान हो गया। फिर अपने सर को पकड़कर कुछ सोचने लगा और फिर रफीक की तरफ देखते हुए बोला, अरे पेके भाई, तुम टेंशन ना लो, मैं किसी आमिल को जानता हूँ, वो इस बारे में तुम्हारी मदद करेगा। आज दोपहर को ही मैं इसे तुम्हारे घर लेकर जाएगा। वो सारा हिसाब लगाकर बता देगा कि तुम्हारे घर में क्या है और इसका हल क्या है। ये सुनकर रफीक ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बब्बी भाई। इसके बाद बब्बी ने नाश्ता वगैरह किया और चला गया। फिर दोपहर का वक्त हुआ तो रफीक एक पानी की मोटर और कुछ पाइप और सेंट्री का सामान वगैरह लेकर एक प्लम्बर के हमरा अपने घर आया और इससे सेंट्री का काम करवाने लगा। अभी प्लम्बर बाथरूम का कुछ काम कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। तो रफीक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो बब्बी एक अजीब से शख्स के साथ रफीक के दरवाजे पर खड़ा था। रफीक ने बब्बी से सलाम दुआ की और इस साथ आए इस अजीब से शख्स को गौर से देखने लगा। इस शख्स ने अपने बहुत हाथों में बहुत सारी तरह तरह की अंगूठियां पहनी हुई थीं और उसका हुलिया किसी मदारी की तरह दिखाई दे रहा था। अभी रफीक इस शख्स की तरफ देख ही रहा था कि इतने में बब्बी ने रफीक से कहा, पेके पहलवान, ये शाकिर बाबा हैं और ये बहुत बड़े आमिल हैं, ये तुम्हारे घर का हिसाब लगाने के लिए आए हैं। ये सुनकर रफीक ने वो अच्छा अच्छा, आइए आइए अंदर जाइए कहते हुए रफीक बब्बी और शाकिर को घर के अंदर ले आया। फिर शाकिर ने पूरे घर का जायजा लिया। इस दौरान वो हर जगह को सूंघ सूंघ कर कुछ पढ़ रहा था और ऐसा करते हुए वो इन दरख्तों की तरफ गया तो अचानक वहां से फौरन पीछे हट गया और रफीक की तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे ऐसा करते देखकर रफीक ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे किया देख रहे हैं? शाकिर ने परसगर अंदर में कहा, तेरे घर में आसिब है जो कि बहुत पुराना है। ये सुनते ही रफीक ने हैरानी से कहा, किया? शाकिर ने कहा, इस घर में बहुत ही खतरनाक चीजें बसेरा पजीर हैं जो कि अभी तो बहुत खामोश और धीमे मिजाज में हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकती। वो दिन बदन गसीली होती जाएंगी क्योंकि ऐसा लगता है उनको अब तक किसी इल्म की ताकत से रोका गया है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इल्म का असर खत्म हो रहा है। क्या तुम लोगों ने पहले भी किसी आमिल से अमल करवाया है? यह सुनकर रफीक ने हैरानी से शाकिर की तरफ देखते हुए कहा, अमल नहीं, हमने तो किसी से कोई अमल नहीं करवाया। हाँ, लेकिन मेरे वालिद मरहूम के एक दोस्त इल्मदीन साहिब थे जो कि पैरी फ़कीरी जातने थे। हो सकता है मेरे वालिद ने उनसे कोई अमल वगैरह करवाया हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पता नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन मेरी फूफी जान इस बारे में कुछ कुछ जानती होंगी क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे घर में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसी सिलसिले में इल्मदीन साहिब इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन वो फैसलाबाद में रहती हैं और बहुत ज़ईफ़ हैं। शाकिर ने कहा, जो भी है, लेकिन अब इस इल्म की ताकत खत्म हो रही है और ये चीजें कुछ ही दिनों में इस इल्म पर हावी हो जाएंगी। ये सुनकर रफीक और बब्बी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में रफीक ने कहा, बाबा तो इसका हल किया है? ये सुनते ही शाकिर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और रफीक की तरफ देखते हुए कहा, इसका हल सिर्फ मेरे पास है। मैं उन चीजों को गुस्ला होने से पहले ही खत्म कर दूंगा, लेकिन इस काम के मैं 70,011 रुपए लूंगा, ना एक पैसा कम और ना ही एक पैसा ज्यादा। ये सुनते ही बब्बी और रफीक हैरत अंगेज नजरों से शाकिर की तरफ देखने लगे। इतने में बब्बी ने कहा, शाकिर बाबा 70,000, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है शाकिर बाबा। मेरा दोस्त इतने पैसे कैसे दे सकता है? ये गरीब आदमी है। इस घर की हालत तो अब देख ही रहे हैं, ऐसे में इतने पैसे पहलवान कहाँ से देगा? अब थोड़ा ख्याल करे बाबा। ये सुनते ही शाकिर ने कहा, जो काम मैंने करना है इसके लिए ये बहुत कम पैसे हैं, क्योंकि इस काम के लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और काफ़ी सारे अमल करने हैं, जिसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि सिर्फ पैसों से ही मिलती है। और कौन कहता है तुम्हारा दोस्त गरीब है? ये इतना बड़ा